हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष और केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं तो केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर होगा। जैसा कि पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि पदार्थ की अवस्थाएं मतलब कितने अवस्थाएं होते हैं पदार्थ की, उसमें मैं आपको 3 बताया था, ठोस, द्रव और गैस। फिर ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, तीनों में अंतर क्या है, आपको अच्छे से समझाया। आज जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा पदार्थ में ठोस, द्रव, गैस, इसको डिवाइड करना। इसका मतलब किसको तत्व कहेंगे, किसको यौगिक कहेंगे और किसको मिश्रण कहेंगे। इन तीनों चीज़ों को मैं बताऊंगा अच्छे से। तो तत्व क्या होगा, यौगिक क्या होगा, मिश्रण क्या होगा, तीनों में अंतर क्या होगा, साथ साथ देखेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। अब आप देखिए, पदार्थ अर्थात मैटर, ठोस, द्रव, गैस, तीनों को आप पदार्थ कहते हो। एक बात समझिए, कल तो मैं बताया ही कि ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है। आज मैं बताऊंगा इनका वर्गीकरण करते हैं कैसे। तो सबसे पहले मैं 2 टाइप में इसको बांट दूंगा, एक को बोलूंगा शुद्ध पदार्थ और दूसरे को बोलूंगा मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ। अब देखिए, जो शुद्ध पदार्थ होगा वो 2 तरह से विभाजित किया गया है। पहले को बोलेंगे तत्व, दूसरे को बोलेंगे यौगिक, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, अब आप समझिए कि तत्व को मैंने कितने टाइप में डिवाइड किया। तो पहले को बोला मेटल, दूसरे को बोला नॉन मेटल, तीसरे को बोल रहा हूँ मेटलॉइड्स। तो दिमाग में रखना चाहिए, मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल, ये 3 तरह से विभाजित किया गया है एलिमेंट्स को। इन तीनों को भी हम जानेंगे कैसे कैसे, साथ साथ कंपाउंड, यौगिक, इसे भी जानेंगे। और एक जो रहा मिश्रण, उसको देखिए। तो मिश्रण अर्थात मिक्सचर को 2 भाग में डिवाइड करूंगा। एक का बोलूंगा समांगी मिश्रण, एक को बोलूंगा विषमांगी मिश्रण। इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, आप लोग को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। समांगी मिश्रण क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर इंग्लिश में बोलेंगे, और विषमांगी को बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक, तो अब एक एक करके हम कहाँ से शुरू करेंगे, मेटल से। मेटल में क्या है नहीं है देखेंगे। तो सबसे पहले जो आपका था वो है तत्व या एलिमेंट्स, शुद्ध पदार्थ होते हैं, समझ पाए आप। दूसरी बात, किसी अन्य रूप में इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे कोई एक तत्व का नाम ले लूँ, मान लीजिए सोना, गोल्ड, आप इसको कट भी करोगे तो वो सोना ही रहेगा ना, कितनी भी छोटा कर लीजिए सोना ही रहेगा। इसका मतलब किसी अन्य रूप में उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। साथ साथ 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर तत्व का निर्माण नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 या 2 से अगर अधिक पदार्थ मिला हुआ है तो कभी भी वो तत्व नहीं बनाएगा। इसका मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ अगर मिल जाएंगे तो वो यौगिक का निर्माण करेंगे, तत्व का नहीं। अगली बात है कि Ag मतलब होता है चांदी, Au होता है सोना, Fe होता है आयरन, Cu होता है कॉपर, O2 होता है ऑक्सीजन, H होता है हाइड्रोजन। ये सारे के सारे क्या है, तत्व है। अब इन तत्वों को अलग अलग चीजों में विभाजन किया गया है। जैसे अब इसी तत्व का प्रकार अगर आप देखोगे तो हो सकता है मेटल हो, धातु, या हो सकता है मेटलाइड्स हो अर्थात उपधातु, या हो सकता है नॉन मेटल हो, अधातु। समझ पा रहे हैं, इन तीनों को आपको समझना होगा और यहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप इसको एक बार देखिए ध्यान से। सबसे पहले धातु क्या होंगे, धातु विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का सुचालक होगा, मतलब कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रिसिटी का भी और हीट का भी। ठीक, ये एक्चुअली बाउंड्री है तो इधर मत समझिएगा। अगली बात देखिए, चमकीला होता है, ये हमेशा देखेंगे मेटल साइन करता है, जैसे मान लीजिए गोल्ड है, साइन करता है ना। अगली बात, तन्य होता है, तन्य मतलब डक्टाइल होता है, इसको कभी भी आप खींच के वायर के रूप में दे सकते हो। साथ साथ बोल रहा है कि आघातवर्ध होता है, इसका मतलब मेलिएबल होता है, आप उसको पीट कर पतला सीट के रूप में बना सकते हो। कई बार आप देखते होंगे कि जो प्लेट्स बनते हैं उसको बहुत ज़्यादा हैमर से उस पर हैमर कर करके उसको हम सीट फॉर्म में बना लेते हैं, पतला कर देते हैं, तो इसीलिए बोल रहे हैं। अब प्रतिध्वनि मतलब सोनोरस होता है, कई बार होता है ना कि अगर आप किसी मेटल के ऊपर वार करोगे तो इस तरह से मेटल का आवाज होता है, मेटालिक साउंड क्रिएट होगा। वो ये चीजें नॉन मेटल के साथ नहीं होगी। तो फिर से मैं बताऊं, विद्युत और उष्मा का सुचालक चमकीला होगा, तन्य होगा, आघातवर्ध होगा, प्रतिध्वनि होगा। कुछ एग्जाम्पल की बात करूं तो चांदी, सोना, सोडियम, पोटेशियम और Hg बोले तो मर्क्यूरी। आप ध्यान में रखिए, इसी को कई बार पारा भी हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई। क्यों Hg को मैंने अलग से इतना ज़्यादा गोला कर रखा है या कर रहा हूँ, इसका कुछ रीज़न है। देखिए, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड द्रव अवस्था में रहता है, लिक्विड अवस्था में रहता है, या कह लीजिए इसको द्रव अवस्था में रहता है पारा। क्या बोल रहा हूँ मैं, पारा जो Hg मर्क्यूरी होगा वो रूम टेम्परेचर पर किस अवस्था में होगा, लिक्विड अवस्था में होगा, हमेशा रहता है ये। और ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मेटल है, कौन सा ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है, उसका आंसर बोलेंगे हमेशा मर्क्यूरी। राइट,
अगली बात देखिए, मेटालॉइड्स की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड नंबर यही है। मेटालॉइड्स में मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, इसकी बात कर रहा हूँ मैं दोस्त, मेटालॉइड्स की। और इस तरह से मेटालॉइड्स का जो कवर कर रहा हूँ मैं, ये पार्ट है। तो मेटालॉइड्स, अब देखिए, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, मेटालॉइड्स कहते हैं। जैसे बोरॉन को आप देखिए, सिलिकॉन को देखिए, जर्मेनियम को देखिए, ये 3 एग्जाम्पल किसके होंगे, उपधातु के होंगे। मैं आपको आज ही दिखाऊंगा मैप में कि किस तरह से ये धातु और उपधातु और अधातु बटा हुआ है। फिलहाल एक बार समझिए नॉन मेटल का। तो नॉन मेटल को आप कैसे समझिएगा, इसको मैंने अलग कलर से ले लिया ताकि आपके दिमाग में रहे। अब देखिए, नॉन मेटल धातु के उल्टा होगा। कैसे उल्टा होगा मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन। और देखिए, ब्रोमीन लिक्विड अवस्था में होता है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा नॉन मेटल लिक्विड अवस्था में रहेगा। इसका आंसर क्या देंगे आप, ब्रोमीन देंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नॉन मेटल में मैंने क्या बताया कि धातु के उल्टा होगा, धातु के उल्टा सारा गुण होगा इसका। कैसे, तो आप एक बात समझिए, ये इस बॉक्स को अभी आप देख रहे हैं जो मैं बाउंड्री बनाया, अगर अधातु के लिए कहूँगा तो ये विद्युत और ऊष्मा का सुचालक नहीं होगा, बल्कि ये कुचालक होगा। चमकीला नहीं होगा, तन्य नहीं होगा, और आघातवर्ध भी नहीं होगा, साथ साथ प्रतिध्वनि भी इससे नहीं निकलेगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी चेंज हो जाएंगे। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा था, साथ साथ अगर इसके नॉन मेटल का मैं बताया था कि लिक्विड अवस्था में कौन रहेगा, तो ब्रोमीन है ही पता। तो ये आपको दिमाग में रखना चाहिए कि धातु और अधातु में बेसिक डिफरेंस क्या है। धातु के लिए सारा ये सत्य है, लेकिन अधातु के लिए सारा ये क्रॉस है। तो ब्लू पेन से जो मैं मार्क किया हूँ वो अधातु के लिए किया हूँ, रेड पेन से जो मार्क किया हूँ वो धातु के लिए किया हूँ। ये बात मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, यही पीरियोडिक टेबल की मैं बात कर रहा था। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किसको आप धातु कहेंगे, किसको अधातु कहेंगे और किसको उपधातु कहेंगे। मुझे फॉलो कीजिए। इस फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप से इस तरह से मैं लेकर जा रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा ये अलग कलर का, देख रहे हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये वाले सारे। इसका मतलब ये जो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और इस कलर का जो भी है, और आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टेलुरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, ये सारे की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो अलग कलर से है यही है उपधातु, मेटालाइट्स कहलाएगा। क्लियर। उपधातु के जो इस साइड में है ये सारे आप देख पा रहे होंगे, ये क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। और उपधातु के जो इस साइड हैं, मेटालाइट्स के इस साइड में, वो क्या कहलाएंगे, सारे के सारे मेटल कहलाएंगे। तो आपको क्लियर करा दूं कि सबसे ज्यादा मेटल है पीरियोडिक टेबल में, तो उसके बाद नॉन मेटल है, उसके बाद मेटालाइट्स है। क्लियर हो गया ना, क्योंकि उपधातु ये कलर का है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, टेलुरियम। क्लियर। इसके इधर जो सारा देख रहे हो अधातु है, और इसके इधर जो सारा देख रहे हो वो क्या है, धातु है। फिर मैं आपको जब धातु और अधातु पढ़ाऊंगा तो उसमें काफी डिटेल से चर्चा करूंगा। फिलहाल बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ मैप के माध्यम से, इसलिए दिखाया हूँ। अब देखिए, यौगिक बोले तो कंपाउंड किसे बोलेंगे और इसके क्या गुण होंगे, ये दोनों चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि यौगिक अर्थात कंपाउंड क्या होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। उसी समय मैं आपको कैटेगराइज करा दिया था कि शुद्ध पदार्थ होगा। दूसरी, 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में, ये दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, फिक्स्ड रेशियो में मिलने से बना होता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या लिया, जल, H2O जब भी कभी भी आप बनाना चाहोगे तो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु के मिलने से ही H2O बनेगा। इसी तरह से मीथेन का CH4 होता है फार्मूला, तो कार्बन का 1 और हाइड्रोजन 4, ये कॉम्बिनेशन होगा, फिक्स रेशियो होगा, तभी जाकर निश्चित अनुपात रहेगा, तभी जाकर यौगिक बनेगा। सेम चीज़ है शुगर के साथ, चीनी के साथ। समझ पा रहे बात। और अगर एक भी कंपोजिशन इसका गड़बड़ होगा तो कभी भी ये कंपाउंड नहीं होगा। क्लियर है। इसीलिए बोला जाता है कि मिलाना भी है तो कैसे, निश्चित अनुपात में मिलाना है। अगली बात देखिए, इसका गुण की बात होता है। गुण बोल रहा है कि यौगिक के तत्वों को किसी भी भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। समझ पा रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि जल को आप कोई अगर आपसे बोले कि जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसे निकाल दीजिए, क्या आप सक्षम हैं? नहीं है ना, मैं वही कह रहा हूँ। अगली बात देखिए, यौगिक के गुण उसके तत्वों के गुण से भिन्न होता है। जो यौगिक जैसे कि H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके ये बना हुआ है जल, तो क्या हाइड्रोजन का गुण है H2O में या ऑक्सीजन का गुण है H2O में? इन दोनों का गुण है। इसीलिए क्या कह रहा है इसलिए क्या कह रहा है, यौगिक के गुण उसके तत्वों के गुण से भिन्न होता है। इसका मतलब इसका गुण टोटली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग अलग होगा। ठीक है।
अब देखिए इसी तरह से शुगर लिखा हुआ है, शुगर बोले तो चीनी C12H12O11 आप समझ पा रहे होंगे कि चीनी का जो मिठास होगा ना ही कार्बन में है, ना ही हाइड्रोजन में, ना ही ऑक्सीजन है, बल्कि इन तीनों के एक फिक्स अनुपात C12H22O11 के मिलने से बना होगा। अगली बात देखेंगे मिश्रण क्या है। मिश्रण तो समझिए वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी रेशियो में मिलने से बना है। आगे देखिए ये शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी अनुपात में मिला दोगे तो वो शुद्ध नहीं हो सकता। मिश्रण में सभी तत्व या यौगिक अपना गुण बनाए रखते हैं। ये चीज अगर आप यौगिक में देखेंगे तो वहां पे ये गुण नहीं होगा। क्लियर बात। अगली देखेंगे प्रकार, टाइप। 2 तरह से हो सकता है मिश्रण। इसको और अच्छे से अगर मैं समझाऊं, जैसे आप चीनी और नमक को मिला दो, तो चीनी और नमक को अगर मिला दोगे तो मिश्रण में सभी तत्व या यौगिक अपना गुण बनाए रखते हैं। इसका मतलब मीठा भी लगेगा, थोड़ा नमकीन भी लगेगा, हाँ या ना। लेकिन अगर चीनी का बात कर रहा हूं तो उसमें आप ढूंढोगे क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन का मात्रा नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसमें मैं क्या बोला और इसमें क्या बोला, दोनों में अंतर सिर्फ इस बात का है कि मिश्रण में सभी तत्व या यौगिक अपना गुण नहीं खोते, बनाए रखते हैं, किंतु यौगिक में अपना गुण खो देते हैं। क्लियर। अगली बात देखेंगे इसका टाइप। 2 टाइप का होता है, एक को बोलते हैं समांगी मिश्रण और दूसरे को बोलते हैं विसमांगी मिश्रण, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो पहली बात क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है इसका। देखिए यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब हुआ समान संगठन। अगर एक गिलास में मैंने शरबत लिया है, अर्थात चीनी प्लस पानी है, और इसको अच्छे से सेक कर दिया गया है, घुला दिया गया है, तो ऐसे में जो शरबत बना मेरे भाई, हर जगह किसी भी कोने से इतना निकाल लीजिए, हर जगह आपका क्या होगा, समान संगठन होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलेगा। किंतु ये चीज विसमांगी मिश्रण के साथ नहीं होगा। कैसे, आप देखिए इधर विसमांगी मिश्रण में क्या बोल रहा है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब आप किसी के मन में आ रहा होगा क्या कि ये तत्व है या मिश्रण है या यौगिक है। मेरे भाई एक यौगिक चीनी, एक यौगिक पानी, 2 यौगिकों के मिलने से हमेशा मिश्रण ही बनता है, तो ये मिश्रण होगा, दिमाग में रख लीजिएगा। अगली बात विसमांगी मिश्रण बता रहा था, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब असमान संगठन से होगा। कैसे, देखिए एक मैंने क्या लिया है, ऑयल लिया है, तेल, और दूसरा क्या है, पानी है। इन दोनों को अगर आप मिक्स करोगे तो क्या आपको लगता है कि किसी एक जगह से मैं कुछ निकालूं तो सिर्फ तेल आएगा या सिर्फ पानी आएगा या दोनों आएगा? जब यहाँ से किसी भी चीज में कितनी भी मात्रा में मैं निकाला तो जितना पानी और चीनी का कंपोजिशन किसी कोने में था उतना ही हर जगह था, किंतु इस जगह पे आप देखेंगे तेल ऊपर पानी नीचे। इसका मतलब ऑलरेडी वो बाउंड्री डिसाइड करके रखा है, तो मैं कह सकता हूं कि ये विसमांगी मिश्रण है। सही है। अगली बात देखेंगे भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में क्या होगा, ऐसा गुण जिसका हम अवलोकन, जिसको मतलब विजिबल देख सकते हो और वर्णन कर सकते हो, वो क्या कहलाएगा, भौतिक गुण कहलाएगा। जैसे किसी पदार्थ का रंग, कलर उसका भौतिक गुण है, घनत्व उसका भौतिक गुण है, कठोरता उसकी भौतिक गुण है, साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट उसका भौतिक गुण है और बॉइलिंग पॉइंट उसका भौतिक गुण है। ये सारे क्या होते हैं, भौतिक गुण होते हैं। अगली बात देखेंगे भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। बहुत ज़्यादा इससे भी क्वेश्चन पूछता है और बहुत ज़्यादा इससे भी क्वेश्चन पूछता है, तो दोनों को समझना होगा। जैसे अवस्था में अंतः रूपांतरण को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरी बात, पदार्थों के कंपोजिशन में बिना परिवर्तन किए अवस्था में बदलाव हो जाए। ठीक है, जैसे देखेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे पानी मान लीजिए, वाटर, अगर वाटर ले लीजिएगा तो अगर सॉलिड फेज में रहेगा तो बर्फ रहेगा ना भाई। बर्फ में भी अगर कंपोजिशन को जानना चाहेंगे तो क्या रहेगा, H2O ही है। लेकिन अगर वो पानी बन गया, जल बन गया, तो भी उसका कंपोजिशन क्या देखेंगे, H2O ही है। लेकिन अगर वेपोराइजेशन हो गया तो भी उसका कंपोजिशन क्या होगा, चेंज हो गया, या H2O ही है, H2O ही है। इसका क्या मतलब हुआ कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में कंपोजिशन सेम रहेगा। ठीक है, H2O का कंपोजिशन अगर आप निकालेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, 2:1 रहेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तीनों फेज में। लेकिन क्या ये रासायनिक परिवर्तन के साथ ऐसा होगा, नहीं होगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। अगर कोई कह दे कि पानी से बर्फ का बनना भौतिक है या रासायनिक है, डेफिनेटली भौतिक है, क्योंकि दोनों में कंपोजिशन सेम है। अगली बात, बर्फ का पानी में बनना या पानी का वाष्प में बदलना या वाष्प का वापस जल में बदलना, ये सारे प्रक्रिया में कंपोजिशन सेम है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये सारे क्या होंगे, भौतिक परिवर्तन होंगे। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट देखेंगे रासायनिक परिवर्तन।
पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन करता है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी पदार्थ का जलना, इसका मतलब अगर किसी चीज को आप जला दोगे, क्या वो चीज भौतिक परिवर्तन रह जाएगा? नहीं रह जाएगा, कभी भी नहीं रह जाएगा। रीजन, अगर पेपर, मान लीजिए कागज था, आप उसको जला दिए तो वो कागज चेंज हो गया और वो क्या हो गया, जल चुका है। इसका मतलब किसी भी चीज को कोई अगर कह दे कि बर्न कर दिया गया, जला दिया गया, तो कभी भी फिजिकल नहीं हो सकता, वो केमिकल ही होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, मोमबत्ती का जलना क्या भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है या दोनों है? और ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बता नहीं सकता, और बार बार क्वेश्चन आता है। बीपीएससी ने भी क्या किया एक बार, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है या दोनों है, लास्ट में इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन होता है तो हमेशा ई होगा, क्योंकि ये दोनों सत्य है। कैसे सत्य मैं आपको बताता हूँ। जब ये मोमबत्ती जलाए आप और ये मेल्ट हुआ तो अपना फेज चेंज किया सॉलिड से लिक्विड, तब भी उसका कंपोजिशन मोमबत्ती वाला ही रहेगा, कैंडल वाला ही रहेगा, मतलब जो भी उस पर सॉलिड में था वही लिक्विड में। किंतु जब ये जलता चला जाएगा तो ये समाप्त होता चला जाएगा, इसका मतलब ये रासायनिक परिवर्तन भी शो करेगा। इसी वजह से कैंडल का जलना भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। समझ पाए आप? तो दिमाग में आपको रखना है सीधा सीधा कि जब कभी भी जलने की बात करें तो हमेशा वो केमिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जब कभी भी फेज चेंज करवाए और अगर उसकी कंपोजिशन चेंज ना हो तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, ठीक। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये चैप्टर का पार्ट 1 है, इसका अभी एक पार्ट और संभावित है, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज़ दोस्तों को फॉरवर्ड करते रहें, और अगर नए लोग जो जुड़े हैं तो देखिए केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ अभी, साथ साथ फिजिक्स मैंने पूरी पढ़ा दिया है, पॉलिटी पूरी समाप्त किया है, 11th क्लास की एनसीईआरटी, और ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12th की एनसीईआरटी समाप्त किया है। मैं और मेरी टीम लगातार अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप लोग को चीज़ें पसंद आ रही है तो दोस्तों को फॉरवर्ड शेयर जरूर करते रहें। धन्यवाद।